नमस्कार। वेलकम टू वेदप। वेदप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारी मेंसुरेशन की क्लास नंबर तीसरी है। इससे पीछे 2 वीडियो आ चुका है। पहले में हमने ट्रायंगल के बारे में चर्चा किया था, दूसरे में हमने क्वाड्रिलेटरल, और यह तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम सर्कल के बारे में चर्चा करेंगे। राइट, कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, यानी परिधि कितना होता है और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, कैसे हम मेजर करते हैं उसको जानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्वेश्चन शुरू करेंगे जितना हमने 2D में पढ़ा। सर्कल के बाद सर्कल के बाद अभी हमको पॉलीगन पढ़ना है, तो ये सर्कल और पॉलीगन में ही पूरा यह वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 वीडियो के लगभग ये हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट के। उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो सर्कल को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मान लो एक हमको यह सर्कल गिवन है और इसका सेंटर है O। ठीक है, तो इस सेंटर यानी हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्र। ठीक है, और मान लेते हैं इसका रेडियस हमको कितना गिवन है। देखो यहाँ अगर ये हमारा, इसको बोला जाता है रेडियस, और इसी रेडियस को हम एक्सटेंड कर दें, यानी यह भी आर यह भी आर, तो यह जो हमारा होता है इसको बोला जाता है डायमीटर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ में जो समझनी है वो है रेडियस। और डायमीटर क्या होता है हमारा, डायमीटर होता है हमारा 2 टाइम्स रेडियस। क्या होगा, 2 टाइम्स रेडियस। डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है, रेडियस को त्रिज्या बोला जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं। अगर किसी भी सर्कल का अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका, इस पूरे सर्कल की परिधि क्या होगी, सरकमफेरेंस कितना होगा, तो सरकमफेरेंस होता है किसी भी ट्रायंगल का, सर्कल का, वह होता है 2 पाई आर। क्या होता है, सरकमफेरेंस होगा आपका 2 पाई आर, सरकमफेरेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि। ठीक है, परिधि। यह कितना होता है, 2 पाई आर। अब यह 2 पाई आर कैसे आता है, अगर आप यह जानना चाहो तो देखो, तो हमने सीखा था कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो किसी भी एक सर्कल है, मान लो यही सर्कल है, और अगर हमको बताना है कि इस सेक्टर का लेंथ कितना होगा और इसका अगर रेडियस आर है, तो यानी अगर एक आर्क ए बी बन रहा है तो इसका लेंथ कितना होगा, एल कितना होता है। तो यह पता होता है कि हमको अगर यह थीटा होगा तो एल बराबर, थीटा बराबर क्या होता है, एल बाई आर, या एल बराबर कितना होता है, एल इंटू थीटा आर। और यह इस सेक्टर की, यानी अगर हम आपसे पूछा जाए कि इसकी लेंथ कितना होगी, तो यह कितना में हो गया, यह हो जाएगा आपका एल बराबर कितना हो जाएगा, थीटा आर। लेकिन अगर पूरे सर्कल की बात की जाए, यानी इस तरह से पूरे सर्कल की बात अगर आपसे की जाए, तो बताइए इसका परिधि कितना होगा। अगर हमको पूरे सर्कल की बात करनी है और इसकी परिधि निकालनी है, तो यह पूरा एंगल कितना हो जाएगा। हमको पता है पूरा एंगल एक सर्कल के अराउंड कितना हो जाएगा, यह पूरा टोटल जो ये थीटा था यह कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री को ही हम लिख सकते हैं कितना, 2 पाई लिख सकते हैं। तो बताओ अब जो हमारा एल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आर इंटू थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 पाई, और यह आर हो जाएगा, तो एल बराबर कितना आ गया, 2 पाई आर। ठीक है, तो यानी अगर हम मान लो यहां से इस पॉइंट मान लो अगर हम कैंची लेके इसको काट दें इस तरह से, और इसको काटने के बाद इसको हम एक्सटेंड कर दें इस पॉइंट से, तो देखो अगर हम इस तरह से इसको फैला दें पूरे एक रस्सी की तरह से, तो इस पॉइंट को मान यहाँ पे हम कट कर रहे हैं। ठीक है, तो कट करने के बाद यह जो इसकी लंबाई आएगी वह कितना होगी, 2 पाई आर होगी। यही इसका मतलब हुआ परिधि का। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। आगे जो समझना हुआ है आपका इसका एरिया। यह हुआ सरकमफेरेंस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसको भी उसी तरह समझेंगे कि अगर हमको मान लो कि इसका एरिया बताना होता, इस एक सेक्टर का, ठीक है, इस एक सेक्टर का एरिया बताना होता, और अगर आप जानना चाहते हो कि यह पाई आर स्क्वायर कैसे आता है, ठीक है, इससे पहले आपके मन में कभी भी इस तरह का सवाल उठा होगा कि नहीं होगा, और यह आपको जरूर आना चाहिए कि आखिरकार पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। ठीक है, तो मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि
यह थोड़ा सा समझा पाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यूट्यूब या कहीं गूगल जाके एक एनिमेशन आप सर्च करोगे कि एरिया ऑफ सर्कल का डेरिवेशन कैसे होता है, डेरिवेशन ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का डेरिवेशन निकालोगे तो देखो क्या होता है इसमें कि हम एरिया ऑफ सर्कल को क्या करते हैं कि हम छोटे 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 टुकड़ों में इसको सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम करें कि मान लो इसमें हम इसके 50 टुकड़े बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इसको हम छोटा 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 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम इनको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके सामने एक रोटी का हिस्सा है, एक रोटी का टुकड़ा है, आपने इसको कई टुकड़े में बांट लिया, या जैसे पिज्जा होता है ना उसको 4 टुकड़ों में बांट देते हैं, तो इसी प्रकार से आप कई टुकड़ों में बांट लीजिए, ठीक है, यानी 50 60 70 इस तरह से टुकड़े में बांट लीजिए और इनको बाहर निकालिए। और इनको बाहर निकाल के इस तरह से जब आप सजा दीजिए तो ये इस तरह से कुछ आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने काफ़ी बड़ा बनाया, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप बना दोगे तो ये फिगर आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। इनको एक क्रम में सजा दो, ठीक है, इनको इस तरह से सजा दो एक क्रम में। इस तरह से सजाने के बाद और यह कुछ हमारा और बनेगा, इस तरह से यहाँ पे बनता जाएगा। इनको जब आप यहाँ पे उठा के इस तरह से अगर एडजस्ट करोगे, देखो ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसी अगर एक को हम इसमें उठा के इधर एडजस्ट करें या वैसे दूसरा हम लाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, तीसरा हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से नंबर आप जितने भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, वह इस प्रकार से एडजस्ट हो जाएंगे। तो जैसे एक हमारा बन जाएगा इस प्रकार से, यह हो गया हमारा ये वाला सर्कल। देखो इसको मैं बहुत जल्दी में समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समझा पाना इसको कठिन है, और इसको आप विजुलाइज कर सकते हो तो बेहतर है, वरना आप इसको क्या कहीं जाके एनिमेशन देख लो। बस मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ कि यह एक्चुअल होता क्या है, ठीक है। इसी तरह देखो यह इसको हमने इस तरह से एडजस्ट कर लिया, ठीक है, इस तरह से हमने इसको बना लिया। और एक देख लेते हैं इस तरह से मान लो, तो ये जितना नंबर आप टुकड़ा करोगे ना, जितना नंबर आप इसको पीस में डिवाइड करोगे, तो आप एक चीज़ देखोगे कि जो ये हमारा कर्व बन रहा है ना, धीरे 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 ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होता जाएगा, इस तरह से स्ट्रेट होता चला जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह एक क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। यह अभी हमको एक पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा इसका हम टुकड़ा करेंगे ना, तो यह धीरे धीरे आप देखोगे तो यह आपका ऐसे स्ट्रेट होने लगेगा, बिल्कुल इस तरह से होने लगेगा, समझ रहे हो। फिर ऊपर से एक ऐसा रखेंगे, फिर नीचे ऐसा स्ट्रेट होने लगेगा, तो आप देखोगे यह टेंट यह लगभग क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल का शेप लेने लगेगा। और जब रेक्टेंगल का शेप लेने लगेगा तो हमको पता है कि इसका जो ब्रेड्थ होगा, चौड़ाई होगी, वह क्या हो जाएगी, वह जो ये इसका एरिया, यह रेडियस है ना, यही इसका ब्रेड्थ हो जाएगा। और जो इसका लेंथ होगा वह क्या होगा, देखो ये चूंकि हमको जैसे यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 था, तो 4 ऊपर भी 1 2 3, ठीक है। और एक तरह यहाँ पे हम इस तरह से एक यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ऐसा 4 हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो यानी हमने इसको क्या किया कि अगर टोटल 8 टुकड़े डिवाइड करेंगे तो 4 नीचे हो जाएगा, 4 ऊपर से हम फिल कर देंगे। तो अगर 4 टुकड़े होते हैं तो इनका यानी चारों टुकड़ों को इस तरह से फैला देते हैं, या जैसे हमने इसको बोला यहाँ से कट करके आप फैला दो तो इस तरह से फैल जाएगा। या इसकी पूरी लेंथ कितना हो जाएगी, 2πr। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पूरा तो नहीं कर रहे हैं, आधे में से ऊपर इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, πr, और इसका ब्रेड्थ कितना हो गया, r। तो हमको पता है रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, पाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये कितना हो जाएगा, πr इंटू r, ये कितना आ जाएगा, πr²। क्लियर हुआ। तो ये फार्मूला जो आता है यहाँ से डिराइव होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि इसका जो लेंथ हुआ वह एरिया हुआ कितना, πr²। और इसको आप जरूर जाके देखिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, या आप सर्च करें, गूगल पे सर्च करेंगे तब भी आपको एनिमेशन मिल जाएगा कि आखिरकार सर्कल का एरिया कैसे बनता है। और मैंने अगर आपको समझा दिया, अगर यहाँ से भी आप समझ गए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि बेसिकली यही चीज़ है। वह थोड़ा सा आपको 3D एनिमेशन होगा तो वह ज़्यादा बेहतर विजुअलाइजेशन होगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं या आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेमी सर्कल क्या होता है, उसको भी जान लीजिए। कि देखो जब एक सर्कल को हाफ से मतलब आधे आधे से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी ये सर्कल पूरा इस तरह से कंप्लीट होता, लेकिन हम पूरा ना लेके केवल इतना ले रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा एक सेमी सर्कल हो जाएगा। तो इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा एक सेमी सर्कल, ठीक है। यह हो गया हमारा सेमी सर्कल।
इसका एरिया कितना होगा, रेडियस कितना होगा, आर होगा। तो देखो इसमें कुछ जरूरी चीज़ें, अब अगर हम इसका पेरीमीटर पूछें या सरकमफेरेंस की बात की जाए, परिधि की बात की जाए, ठीक है, चूंकि हम सर्कल में क्या बात करते हैं, पेरीमीटर की जगह पर हम यहाँ पे सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सरकमफेरेंस की बात की जाए तो यह कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस होता है कि इसकी पूरा टोटल लेंथ कितना होगा। तो देखो पूरा अगर एक सर्कल होता है तो इसका पूरा लेंथ कितना होता है, 2πr, लेकिन यह पूरा कंप्लीट नहीं है, यह आधा है तो यह आधा हो जाएगा। उसके बाद यह भी तो लेंथ होगी ना, इसको भी तो हम इंक्लूड करेंगे। तो बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं। तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πr/2 प्लस r, तो कितना मिलेगा, πr+2r। यह हो गया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल। इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हो, अर्धवृत्त, ठीक है। अब इसका एरिया अगर निकालना होगा तो एरिया बस क्या है, पूरा सर्कल के एरिया कितना होता है, πr², तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, तो हाफ, ठीक है, इसका आधा कर देंगे। एक छोटी सी चीज ले, कभी कभी हमसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी सेमी सर्कल में सबसे बड़ा त्रिभुज जो बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया क्या होगा। तो देखो कभी भी किसी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा ट्रायंगल बन सकता है वह इस प्रकार से होगा। और एक प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे सेमी सर्कल, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो हमको पता चलेगा कि अगर हम डायमीटर से, ठीक है, इसको एक मिनट इसको मिटा देते हैं, कि अगर हमको डायमीटर से अगर हम सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर एंगल ड्रा करते हैं तो वह एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो यह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और हमको पता है अगर इसका लेंथ, इसकी रेडियस r है, ठीक है, तो अगर हमको यह पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का जो है, इस ट्रायंगल की एरिया हम बता सकते हैं, ठीक है। तो बताइए यह क्या होगा, यह भी एक तरह से रेडियस ही होगा, यह रेडियस हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 बेस कितना होगा, r+r, यानी 2r इंटू हाइट कितना हो जाएगा, r, तो कितना मिला हमको, r²। तो इसको बिल्कुल याद रखिए कि किसी भी सेमी सर्कल में सबसे जो बड़ा ट्रायंगल बन सकता है उसका एरिया होगा रेडियस का स्क्वायर, यानी r², ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जरूरी चीजें, जैसे सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर, तो देखो रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया होता है ना, उसको सेक्टर बोला जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो ये एक सर्कल है, तो दो रेडियस, यानी यह रेडियस हो गया हमारा आर और यह आर, ठीक है, यह दो रेडियस हो गए, दो त्रिज्याएं, और आर्क यानी चाप के बीच में जो एरिया होता है वही क्या होता है हमारा। मान लो यह हमारा एक आर्क है जिसकी लेंथ कितना है, l मीटर, ठीक है। तो इसके बीच में जो एरिया होगा, यानी यह एरिया, यह क्या हो गया हमारा, यह सेक्टर कहलाता है। क्लियर है, यह हो गया हमारा सेक्टर। तो अब सेक्टर के बारे में कुछ जरूरी चीज जान लेते हैं कि सबसे पहले कि इसका एरिया क्या होता है, या हम पहले लेंथ कितना होगा आर्क, तो यह चीजें हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के पहले क्लास में बताया था। एल कितना होगा, एल बराबर होता है θ/r। थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, दो रेडाई के बीच द्वारा जो यह एंगल बनाया जा रहा है वही हमारा क्या होता है, थीटा होता है। यहाँ पे कोई डाउट, ये तो क्लियर है। यह हो गया हमारा कितना, थीटा। आगे देखते हैं, तो आर का तो हमको पता चल गया कितना होता है, θ/r। और हमने आपको एक तरीका और बताया था, क्या था, कि अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ भाई इसका आर्क, ये लेंथ कितना होगा, तो ये हमको पता है कि अगर पूरा सर्कल होता, ठीक है, एक सर्कल होता, तो उसकी पूरी एरिया की पूरा सरकमफेरेंस कितना होता, 2πr। लेकिन यहाँ पे क्या है, वह किसके लिए होता भाई, अगर ऐसे का समझो कि 360 डिग्री होता तो इसका पूरा सरकमफेरेंस कितना होता, 2πr होता। लेकिन यहाँ पे एंगल थीटा, तो यह कितना हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं θ/360 डिग्री, यूनिटरी मेथड से, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से याद करो कि अगर इसका एरिया पूछा जाएगा तो πr² θ/360 डिग्री
यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा होगा उसका एरिया। तो इसको हम और अगर इसको एक्सटेंड करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 2πr इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ये हो गया हमारा आर्क एल। अब हमसे अगर पूछा जाए कि बताओ इस सेक्टर का, ठीक है, सेक्टर ओ ए बी का एरिया क्या होगा, सेक्टर ओ ए बी का एरिया क्या होगा यह बताना है। तो इसमें भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे क्या, कि पहला देखो, पहले तरीका से सीख लो कि 1/2 इंटू यह होता आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर इंटू रेडियस, रेडियस कितना है आर, या क्या कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। और ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब 360 डिग्री था यानी पूरा कंप्लीट सर्कल था तो उसका रेडियस उसका एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। चूंकि अब हम एक सेक्टर की बात कर रहे हैं, थीटा डिग्री की बात कर रहे हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, और यह फार्मूला कहाँ से आया, यहाँ पे सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा, एल इंटू आर, ये कितना होगा एल इंटू आर। और यह फार्मूला कहाँ से आया यह भी आपको समझ में आ जाएगा कि थीटा की जगह पे अगर आप एल आर रख दो, एल बाई आर रख दो, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, थीटा की जगह पे अगर हम रख देंगे तो तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होगा बताइए, इसका पेरीमीटर कितना होगा, यह एक एल लेंथ यह हो जाएगी, आर यह हो जाएगा और यह आर, तो टोटल कितना हो जाएगा एल प्लस आर, यानी इसका पेरीमीटर कितना आ गया एल प्लस 2r। ठीक है, यह हुई बात सेक्टर की, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको सेक्टर की समझ होनी चाहिए, सेक्टर आखिरकार किसको कहते हैं। तो आपने समझ लिया कि सेक्टर क्या होता है कि दो रेडाई यानी दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो इनक्लोज्ड एरिया होता है ना, जो घिरा हुआ भाग होता है, उसको बोलते हैं हम सेक्टर। और अगर सेगमेंट पूछा जाए तो देखो सेगमेंट क्या होता है उसको समझते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा सेगमेंट, अगला टॉपिक हमारा सेगमेंट। ठीक है, अच्छा एक जरूरी चीज जिनको हिंदी जानना है कि देखो इसको बोला जाता है वृत्तखंड, इसको क्या बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है, और एक सेकंड रुक जाना, और इसको बोला जाता है त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्यखंड। तो हिंदी जानते रहिए, जिनको हिंदी जानना है इसको बोला जाएगा त्रिज्यखंड। ठीक है, तो आप अगर इसको याद करना चाहो तो यह एक लिए आपके लिए क्लू हो सकता है, जो भी हिंदी से पढ़ रहे हैं, कि त्रिज्यखंड क्या मतलब हो गया कि त्रिज्याओं द्वारा बन रहा है। ठीक है, दो त्रिज्याएं मिल रही और एक आर्क मिल रहा है, उससे हमारा जो इनक्लोज एरिया होगा यानी जो घिरा हुआ भाग होगा वह क्या हो गया, वह हो गया हमारा त्रिज्यखंड यानी सेक्टर। और सेगमेंट को बोला जाता है वृत्तखंड, इसको क्या बोलते हैं वृत्तखंड, इसको बोला जाता है वृत्तखंड, वृत्तखंड। अब समझ लेते हैं कि यह होता क्या है। तो जैसे देखो एक ट्रायंगल बना, एक सर्कल है, यह है हमारा, ठीक है, हमारा सेंटर हो गया O और एक आर्क है A और B। ठीक है, तो जो हमारा वृत्तखंड होता है वह हमेशा आर्क और एक कॉर्ड से मिलकर बना होता है। आर्क और एक कॉर्ड के बीच में जो इनक्लोज एरिया होता है उसको हम वृत्तखंड बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यह जो हमारा आर्क हो गया, राइट, यह हमारा आर्क ए बी और यह जो कॉर्ड हो गया हमारा ए बी। अच्छा, कॉर्ड को क्या बोलते हैं, कॉर्ड को बोला जाता है, जैसे यहाँ पे कॉर्ड ए बी है, इसको बोलते हैं, कॉर्ड को बोला जाता है हिंदी में जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। तो इसमें जो जीवा और कॉर्ड के और आर्क के बीच का जो इनक्लोज एरिया होता है ना, यानी यह वाला, इसको बोला जाता है सेगमेंट। और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। यह थोड़ा सा डिफिकल्ट है यानी टफ है। तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि क्यों ना हम एक बार इस सेगमेंट का, इस सेक्टर का पूरा निकाल लें एरिया, यानी ओ ए, अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यानी अगर हम क्या करें कि सेक्टर ओ ए सी बी का निकाल लें एरिया, माइनस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकाल लें, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा
ए सी बी का एरिया मिल जाएगा, माइनस अगर हमको सेगमेंट, ठीक है, ए सी बी का एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए सी बी का अगर एरिया चाहिए तो हम सेक्टर ओ ए सी बी का निकाल के माइनस में क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा सेक्टर ए सी बी का एरिया। ठीक है, तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे रेडियस पता होगा आर आर। ठीक है, हमको कुछ एंगल दिया रहेगा, ठीक है, उससे हम निकाल सकते हैं एरिया। और फिर रही बात इस सेक्टर की एरिया भी हम निकाल सकते हैं, सेक्टर का एरिया हमको पता है, उसका फार्मूला कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हम उसमें से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। और यदि आप जानना चाहते हैं कि ये एरिया कैसे आता है तो इसको भी देख लेते हैं डेरिवेशन से। तो देखो, सबसे पहले हमको इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी हमने सीखा कितना होगा, अगर हम एरिया सेक्टर ओ ए सी बी की बात करें तो इसका एरिया कितना होगा, यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री माइनस, अब इसका एरिया आपको निकालना है अगर एंगल थीटा है तो बताओ ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकालना है, ओ ए बी का एरिया निकालना और इसके बीच में थीटा है। तो याद करिए मैंने आपको ट्रायंगल बताया था कि अगर हमको दो साइड गिवन है और उनके बीच का एंगल अगर हमको दिया है तो एरिया कितना होगा 1/2 इंटू आर साइन थीटा हो जाएगा। चूंकि वहां पे हमने ए बी किया था तो यहाँ पे हमारी दो साइड्स इक्वल है। और ऐसा क्यों होता था यह भी बताया था कि देखो क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, तो इस साइड को आप अगर इस साइड को आर के टर्म में लिखना चाहोगे तो ये साइड कितना हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी हमारी आर साइन थीटा। तो बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा, यह हो गया हमारा हाइट, इस ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारा बेस, तो कितना हो जाएगा 1/2 आर साइन थीटा इंटू आर। इसका एरिया कितना आ जाएगा यहाँ से बोलोगे, यह आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अगर हम सब में से आर स्क्वायर बाहर कर रहे हैं तो ये हमको मिलेगा पाई थीटा माइनस में 360 डिग्री माइनस में साइन थीटा बाई 2। यह हो गया हमारा सेगमेंट ए सी बी का एरिया मिल गया। क्लियर है, तो इस फार्मूले को आप डायरेक्ट अगर याद कर सकते हो तो याद कर लिए, वरना आपको तरीका कम से कम मालूम होना चाहिए कि कैसे हम इसको डिराइव करते हैं। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे अगर हमने थीटा, यह कब हुआ जब हमारा थीटा क्या हो, जब थीटा हमको मान लो रेडियन में दे रखा हो, ये हमने रेडियन में निकाल लिया। लेकिन अगर मान लो हमको डिग्री में दिया होता तो सिंपली हम पाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे 180 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे जो हम पाई आर स्क्वायर इतना लिख रहे थे ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 1/2, यह कितना हो जाएगा 1/2, फिर आर्क का जो हमने बोला कि यह कितना हो जाएगा हमारा आर्क इंटू रेडियस हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे समझ लो कि 160 की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे रख दिया हमने 180, तो 180 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 थीटा आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा थीटा आर स्क्वायर माइनस में ये कितना हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक, तो इस पूरे आर्क का हमको जो मिल गया एरिया वो कितना हो गया 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा बराबर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो क्या हम यहाँ से आर स्क्वायर दोनों से कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, और हम चाहें तो दो भी कॉमन ले लें, आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका थीटा और यहाँ पे कितना बचेगा साइन थीटा। क्लियर है, तो यह भी हमारा फार्मूला आ गया, यह हमारा फार्मूला आ गया सेगमेंट ए सी बी का एरिया। ठीक है, इसी तरह यह भी हमारा क्या है सेगमेंट ए सी बी का एरिया। एक चीज थोड़ा सा हम चेक कर लें, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया क्या, सेक्टर ओ ए बी की जब हम एरिया की बात कर रहे थे तो यह कितना होगा, ठीक है 1/2 एल इंटू आर, और आप चाहो तो यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 1/2 एल की जगह पे क्या लिख सकते हो थीटा इंटू आर, तो थीटा इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एल बराबर क्या होता है थीटा इंटू आर होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए एकदम बिल्कुल, रिएक्शन टाइम आपका फास्ट हो, अगर आपसे पूछा जाए तो तुरंत आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम डिराइव करके करें फिर उसका हमको कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखो एक छोटी सी चीज जान लो, बाकी ज्योमेट्री हमको पढ़ना है, ये जो छोटा वाला पार्ट है ना इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट और इसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट, यानी बड़े वाले भाग को। ठीक है, तो जैसे एक मान लो
यहाँ से अलग से समझ लें कि मान लो यह कोई सर्कल है, तो इस तरह से अगर मान लो दिया है तो यह हमारा क्या होगा, माइनर सेगमेंट हो जाएगा। यह बड़ा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट, इसको बोला जाएगा बृहत्तम वृत्तखंड, और इसको बोला जाएगा न्यूनतम वृत्तखंड। ठीक है, ये हो गया हमारा सेगमेंट के। तो सेगमेंट में अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार से, यानी उसका पूछ सकता। अच्छा, पेरीमीटर तो अभी रह गया, पेरीमीटर को भी समझ लेते हैं कि पेरीमीटर कैसे हम निकालेंगे। तो पेरीमीटर की चर्चा करते हैं कि पेरीमीटर आप या सरकमफेरेंस जो भी कर लीजिए, पेरीमीटर निकालना है तो देखो कितना होगा। तो यह कितना हो जाएगा, यह तो हमको पता है। अगर मान लो यह लेंथ यल है तो यह यल कितना होगा, थीटा इंटू आर हो जाएगा, इसमें तो हमको कोई डाउट नहीं है। और यह अगर हमको निकालना है, ठीक है, यह कितना होगा यह हमको पता करना है। ठीक है, यह हमारा ए बी। ठीक है, तो पेरीमीटर की चर्चा करते हैं। देखो पेरीमीटर कैसे हम निकालेंगे इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए कुछ 2-3 चीज़ें आपको जाननी चाहिए, और यह सारी चीज़ें ज्योमेट्री की हैं, लेकिन हम यहाँ पे चर्चा कर ले रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आपको हम बता दे रहे हैं, अन्यथा आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। हमने बोला कि सबसे जरूरी पेरीमीटर में क्या होगा, पेरीमीटर में आर्क ए बी ए सी बी, यानी हम बोलेंगे आर्क ए सी बी और प्लस कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी और प्लस आर्क ए सी बी। ठीक है, यानी पेरीमीटर में यह लंबाई, इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमको यह लंबाई, राइट, और यह आर्क पता चल जाएगा तो हम पेरीमीटर पता चल जाएगा। तो अब इसमें आपके लिए चैलेंज होगा कि आर्क ए सी बी निकालना आपके लिए चैलेंज नहीं होगा। अगर यह थीटा होगा, यह आर है, यह आर है, अगर यह एल है तो यह आपके लिए चैलेंज नहीं है। एल कितना हो जाएगा, आप कहोगे थीटा इंटू आर, यह आपके लिए बिल्कुल चैलेंज नहीं है। जो चैलेंज है वह आपके लिए है यह ए बी निकालना। तो ए बी निकालने के लिए देखो मैं आपको एक छोटा सा, जो एक छोटे से थ्योरम पता होना चाहिए, वह क्या है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए ना, इसको पूरा हम कंप्लीट कर लें। तो वह थ्योरम कुछ इस प्रकार से है कि अगर एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो इसकी अगर हम वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे, ठीक है, साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं, तो यह लाइन को इक्वली डिवाइड करती है, और यह क्या होता है, यह एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी होती है। तो अभी के लिए इतना समझो कि यह कितना हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, यह सामने वाला एंगल हो जाएगा। तो देखो बताओ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर दिस बाई दिस, यानी यह हमारा क्या हो जाएगा, AB/2। ये भी कितना हो जाएगा, AB/2। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे, या आप डायरेक्ट लिखो कि यह कितना हो गया, यह हो जाएगा R sin θ/2, डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो ये भी हमको मिल गया कितना, R इंटू साइन θ/2। यह किसका मिला, AB/2 का, यानी इस आधे का। तो पूरे का निकालना तो इसका क्या होगा, 2 गुना होगा। तो यहाँ से हम कहेंगे यह हो जाएगा थीटा R प्लस 2 टाइम्स, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, R साइन θ/2, सॉरी 2R तो रहेगा 2। देखो यहाँ पे θ/2 है ना कि पूरे के, इसको हम इस तरह से लिखें तो यह ज़्यादा सही होगा। यह कितना होगा, देखो यह हो जाएगा आपका R इंटू साइन θ/2, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2R साइन θ/2। यह हो गया जब हमारा थीटा किस में हो, डिग्री में दिया हो, किस में हो, डिग्री में हो। और अगर रेडियन में दिया होता इसको, यानी अगर हमको पाई में कन्वर्ट करना होता तो कैसे करेंगे, देखो। और अगर यही हमारा रेडियन होता तब क्या होता, तो इसको रेडियन में बदल दो, आप इसको लिख सकते हो कितना, ये हो जाएगा हमारा कितना, पाई R थीटा डिवाइड बाई 180, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 2R साइन θ/2, यह हो जाएगा हमारा डिग्री में। क्लियर है भाई। यहाँ पे हमने क्या किया, पाई ये हमारा डिग्री में था, इसको बदल रेडियन बदलने क्या करते हैं, पाई/180 से गुणा कर देते हैं, यही करते हैं ना कि हम रेडियन इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने एक चीज यह उल्टा कर दिया, यह हो जाएगा हमारा क्या, रेडियन होगा, यह हमारा डिग्री में होगा। ठीक है, सॉरी सही तो था, यह हमारा डिग्री में है
और यह हो जाएगा रेडियन में। कभी कभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो जैसे अगर π/2 रेडियन दिया है और इसको डिग्री में बदलना होता है तो क्या करते थे हम, 180/π से गुणा कर देते हैं। पाई से पाई कटा, यह कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। तो 180/π करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको अगर रेडियन में बदलना होता है तो π/180 से बदल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, यही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि ठीक है हम इस तरह से थ्योरम लगाएं फिर हम सारी वैल्यू निकालें। तो इसलिए आपको सजेस्ट मैं यही करूंगा कि अगर आप इनको याद कर सको तो बहुत बेहतर है, लेकिन उसके पीछे आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये फार्मूले आते कैसे हैं। जब आपको यह पता होगा कि हम एक्चुअल में कैसे डिराइव करते हैं तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, कुछ बातें आपको याद रहेंगी, कुछ बातें आपको मतलब यह रहेगा कि तरीका पता रहेगा, तो यानी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। वैसे अगर आप केवल याद करते हो और यह आपको तरीका नहीं मालूम है तो बिल्कुल आप क्लूलेस हो कि आप πr थीटा की जगह पे मान लो यहाँ पे 180 लिख रहे हो और यहाँ पे प्लस r sin θ/2 लिख दो या केवल sin थीटा लिख दो, बिल्कुल आप क्लूलेस रहोगे, क्योंकि आपने रटा है और इसके पीछे का आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो अगर आप हल्का से भी कन्फ्यूजन होगा आपको एग्जाम में तो आप यह डाउट आपको दूर नहीं कर पाओगे। ठीक है, यानी आपका यह कन्फ्यूजन नहीं दूर होगा कि एक्चुअली इसमें यहाँ पे है क्या। लेकिन अगर आपको इसके पीछे की प्रोसेस याद होगा ना, तो आप जरा सा दिमाग लगाओगे तो तुरंत विदिन सेकंड में आपको दिमाग में आ जाएगा, अच्छा हम यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रा करते थे इसलिए थीटा क्या हो जाता, हाफ हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए θ/2 होगा। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला इसी में एक टॉपिक आता है रिंग। रिंग के बारे में हमसे कभी कभी एरिया पूछा जाता है। देखो रिंग क्या होता है बेसिकली, अगर एक सर्कल है, ठीक है, एक दूसरा सर्कल और हम ड्रा कर लेते हैं, तो जो यह एरिया है ना, जो इनसे इन दोनों से इनक्लोज है, यह वाला एरिया, इसी को बोला जाता है रिंग हो गया। इसी का हमसे पूछा जाता है कि बताओ भाई इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया हमसे पूछ सकते हैं या इसका पेरीमीटर, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसको निकालने का आसान तरीका देखो क्या है कि मान लो अगर इस छोटे वाले एरिया सर्कल का एरिया आर है और बड़े वाले सर्कल का एरिया रेडियस आर है, कैपिटल आर है, तो एरिया अगर हमको मान लो इस रिंग का निकालना होगा, ठीक है, एरिया ऑफ रिंग, तो क्या करेंगे, इस बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी घटा देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, यह एरिया मिल जाएगा। तो कर देते हैं पाई इस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यह हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रिंग। पेरीमीटर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी सरकमफेरेंस की बात करें तो यह एरिया होगा जो बाहर वाले का सरकमफेरेंस कितना होगा, यह होगा 2πr कैपिटल आर, अब प्लस यह भी तो इसी रिंग का पार्ट है ना, इसका भी पेरीमीटर निकालना होगा, तो यह कितना हो जाएगा 2π स्मॉल आर। तो 2π दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2πr + r हो जाएगा। क्लियर है, तो यह हो जाएगा हमारा रिंग का। यानी इस प्रकार से जो सर्कल के थे मेंसुरेशन में, सर्कल में इतने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। यह हो गया आपका टोटल कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब जो हमारा बचता है लास्ट टॉपिक वो है पॉलीगन। देखो सर्कल एक पॉलीगन नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इसमें कोई डेफिनेट, इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट साइड्स होते हैं। देखो इस तरह से हमने बनाया, अब इसको साइड को कम करते जाओ, इस तरह से मैक्सिमम साइड बनाते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि सभी इस तरह से एक सर्कल कर्व सर्कल बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट साइड होते हैं, यानी इसमें एक्चुअल में कोई भी साइड नहीं होता है। तो इसलिए पॉलीगन, इसलिए सर्कल को कभी भी पॉलीगन नहीं बोलना। ऐसा नहीं बोल देना कि सर्कल क्या होता है, एक पॉलीगन होता है लेकिन उसके साथ क्या होते हैं, इनफाइनाइट साइड्स होते हैं, नहीं, गलत होगा। सर्कल एक पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन की बात करते हैं, जो सबसे लास्ट टॉपिक है और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम में कि पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है, और पॉलीगन में सबसे जो आपसे पूछा जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल के बारे में पूछा जाता है। तो देखते हैं। तो पॉलीगन जैसे हमने बोला कि कम से कम 3 साइड मिनिमम होनी चाहिए, और यह एक क्या होता है, क्लोज सरफेस, क्लोज एक शेप होता है। तो एक कोई भी क्लोज शेप बनाने के लिए मिनिमम 3 लाइन हमको रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम इसको बढ़ाते जा सकते हैं, हम बढ़ाते जाएं जितना चाहें, 5 कर दें पेंटागन, 6 कर दें हेक्सागन, 8 कर दें ऑक्टागन। ठीक है, इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइड होती है, जैसे इसमें 1 2 3 साइड है तो इसको बोला जाएगा 3 साइड है, इसमें 1 2 3 4 साइड है, 4 साइड है, तो उनको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं कि n = 4,
यानी यहाँ पे 4 साइड, यहाँ पे 2 साइड, यहाँ पे 3 साइड है। क्लियर है? तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल हम कैसे मेजर करते हैं। और पॉलीगन हमेशा ध्यान देना एक 2D फिगर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा क्यूब जो बना दिया हमने तो वह पॉलीगन होगा, वह पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी पॉलीगन का, ठीक है, किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, यानी कोई भी ले लो आप, चाहे हेक्सागन ले लो जिसमें 6 साइड होंगी, चाहे आप स्क्वायर ले लो, चाहे आप ट्रायंगल ले लो, जो एक्सटीरियर एंगल होगा, तो सबसे पहले आप समझ लो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। यह एंगल एक्सटीरियर एंगल होता है ना। जब इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं तो उसके एडजेसेंट लाइन, उसके बगल वाली लाइन से जो एंगल बनता है वही होता है एक्सटीरियर एंगल। जैसे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल होगा, जैसे इसमें देखो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इसमें देखते हैं ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल अगर इसमें पूछा जाए कि बाह्य कोण कितना होता है, तो सबसे पहले समझो कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यह होता है ऑलवेज 2 पाई, यानी कितना होगा 360 डिग्री। यानी आप कोई भी फिगर ले लो, ठीक है, चाहे उसमें मान लो कितना भी फेस हो, मान लो इस तरह से कोई भी फिगर हो, तो इसमें जो भी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा ना, ठीक है, इस तरह से जो भी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे इनका जो सम होगा ये ऑलवेज फिक्स होता है। कितना होता है 360 डिग्री। तो याद कर लो ये हमेशा कांस्टेंट होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है। लेकिन इंटीरियर एंगल की बात करें तो इंटीरियर एंगल देखो क्या होता है, यह उसके साइड पर निर्भर करता है कि कितनी साइड्स के वह पॉलीगन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, तो यह होगा n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां पे n क्या है, n हमारा नंबर ऑफ साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा n क्या हो गया, n को हम बोलते हैं कि यह n हमारा जो है यह है नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर है? तो इसको हटा देते हैं, n हो गया हमारा नंबर ऑफ साइड, यानी यह डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे देख लेते हैं कि बताओ एक ट्रायंगल ले लेते हैं, और एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल कितना होता है हमको पता है कि एक ट्रायंगल में जो सम ऑफ एंगल होता है वह कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसी तरह अगर हम एक क्वाड्रिलेटर की बात करें तो वह कितना होता है, इसमें 360 डिग्री होता है, ये हमको पता है। अब इसको जरा फार्मूले में अपने रख के देखते हैं, इसमें कितने साइड हो गए, इसमें 3 साइड हो गए। फार्मूले रखो 3 - 2 इंटू 180 कितना मिला 180, 4 - 2 इंटू 180 कितना मिला 360 डिग्री। इसी तरह अगर इसमें मान लो किसी पॉलीगन की 12 साइड्स हैं तो उसका बताओ कितना इंटीरियर एंगल का सम होगा। इंटीरियर मतलब आंतरिक कोणों का योग, ठीक है। तो आंतरिक कोण कितने हुए 10 दूनी यानी 1800। यह हो गया हमारा फार्मूला इंटीरियर एंगल को निकालने का। और एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हमेशा हमारे फिक्स होते हैं, कितना 2 पाई यानी 360 डिग्री। क्लियर है? और एक चीज हमेशा ध्यान देना, कभी भी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है ऑलवेज 180 डिग्री होता है। यह भी आपको एक फिक्स्ड होता है, इसको भी याद कर लीजिए कि अगर हम एक्सटीरियर को देखो ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीरियर को ई आई से कर रहे हैं तो इनका सम हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री होता है। और ये आप समझ भी सकते हो कि जैसे अभी इसी लाइन को एक्सटेंड कर दे तो बताओ यह एंगल कितना होगा, अगर ये अल्फा होगा या बीटा होगा तो ये अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा मिलके कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे देख लो, अगर ये अल्फा डिग्री और यह बीटा डिग्री है और ये अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, या बोलोगे 180 डिग्री होगा। तो यानी एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद जो चीजें जाननी चाहिए वह क्या है कि अगर हमसे पूछ दिया जाए कि मान लो एक इंटीरियर एंगल कितने का होगा, जैसे हमको पता है कि यह मान लो 360 डिग्री बन रहा है ना, 360 डिग्री यानी 3 अगर हमारे ये बन जाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो बताओ एक एंगल कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। या अगर हम एवरेज की बात करते हैं, एक एवरेज लेके बात करते हैं तो यह कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री इसका सम हो गया, और इसको जितनी साइड से उससे डिवाइड कर देते हैं तो कितनी साइड है 3 है। इसी तरह अगर यह 360 डिग्री है और एक साइड कितनी है, कितनी साइड है 4 है, तो डिवाइड कर देंगे तो 90।
और अगर सभी बराबर होंगे, सभी साइड बराबर होंगे, तो सभी एंगल क्या होंगे, ईच एंगल बराबर हो जाएंगे। वो कितना होगा, 90 90। तो इसीलिए अगर हमसे कभी पूछा जाए कि बताओ ईच इंटीरियर एंगल कितना हो गया, हमसे पूछा जाए कि बताओ ईच इंटीरियर एंगल, या उससे पहले समझ लो कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ठीक है। तो कितना होगा, टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता, और जितने इसके साइड होंगे उसे डिवाइड कर देंगे तो हमको एक का मिल जाएगा। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो जितनी टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो गया, n-2 इंटू 180 डिग्री, और जितने साइड होंगे, यानी अगर मान लो n साइड है तो इतने हमारे क्या होंगे, ईच इंटीरियर एंगल होंगे, इतने इंटीरियर एंगल होंगे, राइट। यानी एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-2 इंटू 180 बाई n। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हमसे पूछा जाता है कि डायगोनल्स, तो डायगोनल्स किसी भी शेप में, ठीक है, ज्योमेट्रिक शेप में डायगोनल होने के लिए कम से कम 4 लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम 4 लाइन्स हो। अगर 3 लाइन होती हैं तो इसमें कोई डायगोनल्स नहीं बनेगा, ये डायगोनल्स नहीं होता है, ठीक है। तो डायगोनल्स होने के लिए कि दो वर्टिक्स को हम अपोजिट वर्टिक्स को, मतलब आमने सामने के वर्टिक्स को मीट करते हैं तो ये हमारा डायगोनल बनता है। इसी तरह यह भी हमारा एक डायगोनल्स हो गया। तो अगर मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, यानी जिसमें 4 भुजाएं हैं, ठीक है, उसमें कितने डायगोनल्स होंगे, उसमें तो आप बता दोगे 2 डायगोनल्स होंगे। अब मान लो कोई पेंटागन है इस तरह से, इसमें कितना डायगोनल्स होंगे, तो आपको होगा 1 2, ठीक है, एक यह बन सकता है 3, और यह बन सकता है 4। तो कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मान लो हमारे साइड 10 हैं, उसमें कितना डायगोनल्स होगा, तो क्या आप उसको आप काउंट कर सकते हो, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, यानी मैन्युअली हम सबको नहीं काउंट कर सकते हो। तो इसके लिए भी फार्मूला होता है, उसको नोट करिए। अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन, इसके लिए फार्मूला होता है n-3 डिवाइडेड बाई 2। अब देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 5 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5, 5 में से यह 2, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2। तो यानी अगर 5 होंगे तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल 5 होंगे। तो कहीं हमने एक छोड़ दिया है क्या, 1 2 1 2, ठीक है। और देखो एक यह बन जाएगा, इसको हमने छोड़ दिया था, एक यह वाला आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो गया, 5। इसी तरह अगर मान लो हमको 13 दिया है तो कितना हो जाएगा, 13 इंटू 10/2, यानी कितना हो जाएगा, 130/2, या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 65। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, 65। क्लियर है। आगे देखते हैं कि अगर हमको पेरीमीटर बताना होगा तो ये सबसे आसान है। पेरीमीटर जितने नंबर ऑफ साइड होंगे और उनका अगर, ठीक है, पेरीमीटर नंबर ऑफ साइड जितना होगा और उनके एक साइड का जो लेंथ होगा, अगर सभी मान लो सभी की साइड का लेंथ अलग अलग है तो हम उसको अलग अलग जोड़ेंगे, जैसे ए बी प्लस सी डी, इस तरह से। अगर मान लो सभी के साइड का लेंथ इक्वल है, ए है मान लो, तो वह कितना हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, ठीक है। देखो पॉलीगन में अब बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिन पे हमसे कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे हेक्सागन की बात करते हैं, तो हेक्सागन का एरिया क्या होगा, इसको कैसे हम निकालते हैं, इसको जान लीजिए। कि मान लेते हैं कि हमको हेक्सागन दिया है और वह भी क्या है, उसके साइड इक्वल्स हैं, ठीक है। एक हमको हेक्सागन गिवन है और उसके साइड क्या है, इक्वल है। इसका क्या मतलब है, कि सभी साइड ए ए ए ए और ए लेंथ का है, ठीक है। यानी इनकी जो लेंथ है वह इस सभी साइड का लेंथ क्या है, वह इक्वल है। तो याद हमेशा यह ध्यान रखना कि यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर हम इस मिड पॉइंट से इस तरह से एक ट्रायंगल बनाने का प्रयास करें तो इसमें क्या होता है कि 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। कौन कौन सा, देखो 1 2 3 4 5 और 6, यह 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। तो इसका यह कितना हो जाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री का, ठीक है। तो इस एक ट्रायंगल को लेके बात करते हैं, ए ओ बी की। तो ट्रायंगल ओ ए बी की बात करते हैं, तो बताओ इसका एरिया कितना होगा। इसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे इसमें, 6 बन रहा है। तो हेक्सागन का एरिया कितना हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा। वह कितना हो जाएगा, हेक्सागन का जो एरिया आएगा, पहली चीज कि एरिया ऑफ
या इसको हम ऐसे करते हैं कि एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया अगर हमसे पूछा जाए कि एरिया कितना होगा हेक्सागन का, तो याद रखना ये होगा आपका 6 टाइम √3/4 A², यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का 6 गुना। ठीक है, जहाँ पे साइड क्या है हमारा, ए क्या है, हमारी साइड्स हैं। पेरीमीटर की बात की जाए तो पेरीमीटर तो बिल्कुल आसान है, कितने साइड हैं, 6 साइड है, और एक साइड का कितना परिमाप यानी एक साइड का क्या मेजरमेंट है वह कितना ए है, तो ये कितना हो जाएगा 6A। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि इसमें इन सर्कल, तो देखो उसके लिए थोड़ा सा एक अलग फिगर बनाते हैं, समझाते हैं उसको। इन सर्कल और सरकम सर्कल का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो अगर हम इन सर्कल की बात करें तो एक ऐसा सर्कल बनेगा जो इस तरह से, यानी इन सभी लेंथ को ऐसा टच करते हुए, ठीक है, तो इस इन सर्कल का जो रेडियस होगा वह क्या होगा, वह यह आर होगा, राइट, वह यह आर होगा। और हमको पता है कि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, राइट, तो यह कितना होगा, यह दूरी भी ए हो जाएगी, यह भी ए हो जाएगी, यह भी ए हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका एरिया अगर हमसे पूछा जाए कि इसका कितना होगा, सरकम सेंटर कितना होगा, तो यह क्या होगा, इन सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो यही आर इस कितने के बराबर होगा, यही हमारा एल्टीट्यूड होता है, यानी हाइट होती है, ये कितना होता है √3/2A। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमको पता होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ए साइड है तो ये एल्टीट्यूड कितना होता है, √3/2A होता है। ठीक है, तो उसी चीज को हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, तो यह हो गया हमारा इन रेडियस कितना हो जाएगा, तीसरी चीज इन रेडियस कितना हो जाएगा, इन रेडियस आपका हो जाएगा कितना, √3/2A। क्लियर है, अब देखो अगर इसी में अगर हम सरकम सेंटर की बात करें, सरकम सर्कल की बात करें, तो वह कितना होगा, उसको ध्यान से देखिए, यह बनेगा हमारा सरकम सर्कल इस प्रकार से कि देखो इस तरह से सभी वर्टिस को इसे टच करते हुए एक सरकम सर्कल बनेगा। ठीक है, अब इसका जो रेडियस होगा वह क्या होगा, वह यह पॉइंट होगा, इस तरह से होगा, या ऐसा करते हैं कि एक दूसरा फिगर बना लेते हैं। तो देखो यह हो गया हमारा एक हेक्सागन, और हमने बोला कि एक सरकम सर्कल इसमें हम ड्रा करते हैं इस तरह से, तो अगर यह सेंटर हमारा ओ है, तो इसका जो रेडियस होगा वह कितना होगा, यह वाला आर, कैपिटल आर। ठीक है, और अगर हमको पता है कि यह दूरी कितना होगी, यह हमारा ए होगा, यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, तो ए जो हो जाएगा हमारा यह किसके बराबर हो जाएगा, यही आर के बराबर हो जाएगा। तो सरकम रेडियस इसमें कितना मिला हमको, ये 4 होगा, तो सरकम रेडियस हमको मिला हुआ, सरकम रेडियस वह कितना हो गया, ए के बराबर हो गया, यानी कैपिटल आर किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। क्लियर है, यह हो गई पॉलीगन की बात। तो इस प्रकार से पॉलीगन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अगर हमसे कभी भी मान लो इसमें ऑक्टागन या और कुछ भी पूछा जाएगा तो उसको हम निकाल सकते हैं, राइट, लेकिन आपसे जनरली हेक्सागन तक ही पूछा जाता है। जो पॉलीगन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है आपको कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यह आपको याद होना चाहिए। तो बात करें यानी 2D की, तो यह हमारा पूरा कंप्लीट होता है यहाँ से 2D। ठीक है, तो इसके बाद हमको इस पर केवल अब क्वेश्चन करना है। तो अगली वीडियो जो होगी वह हमारा क्वेश्चन पे होगा। ठीक है, उसमें हम ट्रायंगल, सर्कल और एक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन करेंगे और पॉलीगन के। ठीक है, तो उससे पहले आप सारी तीनों वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसको अच्छे तरह से समझ लीजिए। सबसे जरूरी आपको फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए कि विदाउट फार्मूले के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और अगर आप वहाँ पे बैठ के डिराइव कर रहे हो फिर क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम इंटर या 12th यानी एकेडमिक एग्जाम तो यहाँ पे हम देने बैठे नहीं है कि हम वहाँ पे फार्मूला डिराइव करेंगे और बोलेंगे इति सिद्धम। ठीक है, ये हमको नहीं करना है। यहाँ पे हमको फार्मूला याद होगा तो हम विदिन 2 जो भी जिस हिसाब से टाइम होगा, यानी जो उसमें टाइम का रिक्वायरमेंट होगा, यानी जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप इस क्वेश्चन को 45 सेकंड में करिए, इस क्वेश्चन को 1.5 मिनट करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, 1 मिनट में करिए, तभी हम उसको कर पाएंगे जब हम फार्मूले हमको पूरे अच्छे तरह से याद होंगे। और फार्मूले याद
करने का सबसे बड़ा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि फार्मूला आपको डिराइव करना आना चाहिए कि फार्मूला कैसे आता है। यह अगर इसके पीछे की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप फार्मूला को जल्दी और लंबे समय तक के लिए याद कर पाओगे। अन्यथा होगा क्या कि आज आपने मेंसुरेशन पढ़ा, मेहनत करके आपने फार्मूला रट लिया, जैसे मेंसुरेशन से आपने नज़र हटाई, अब आप ज्योमेट्री में गए या आपने अर्थमेटिक स्टार्ट किया तो पता चला कि यहाँ के सारे फार्मूले गायब हो जाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग हो और बार बार रिवीजन हो और नंबर ऑफ क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, तभी आपको फार्मूला लंबे समय तक के लिए याद होगा और आपके क्वेश्चन तेजी से होंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, तो अब एक नया फ्रेश वीडियो होगा जहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप क्या करो कि सारे वीडियो को एक बार पूरे बेहतर ढंग से रिवाइज कर लो। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि इससे उनकी भी मदद होगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।